माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, और वो टॉपिक है आपका ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के बारे में बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग वीडियो को करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ECG, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ECG होता क्या है। ठीक है, तो ECG पढ़ाएं उससे पहले यहाँ पे दो वर्ड्स सुन लो थोड़ा सा। एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एब्रेशन दोनों का ECG ही आएगा। बट बच्चों, जिसमें ग्राम लिखा है, ध्यान रखना, जिसमें ग्राम लिखा है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफ पेपर है ये। ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जिसमें ग्राफ लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये एक मशीन है और यही मशीन क्या करता है बच्चों, ये रिकॉर्ड करता है, ECG को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड ECG। तो ECG रिकॉर्डिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। दैट्स क्लियर बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ग्राफ इधर आ गया, बट ये है आपका मशीन, और ग्राम जो है ये होता है आपका जो पेपर होता है जिसपे ECG बना हुआ रहता है। ठीक है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, एनीवे इस ECG को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है बच्चों वो हो जाता है, एक साइंटिस्ट है इन्थोवेंस, इनको हो जाता है इन्थोवेंस। ठीक है, इनको हो जाता है, नोबेल प्राइज भी इसके लिए इनको मिला हुआ है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं, ये तो दो वर्ड्स हम लोगों ने सीखा बच्चों। अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली ECG क्या होता है। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने जहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, जिसमें आपका यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि कुछ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हार्ट के अंदर हो रहे थे, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस्स के बीच में, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएशन हो रहा था, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल्स कह रहे थे। दैट मीन्स एक स्मॉल करंट का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, अगर उसी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को हम ग्राफिकली किसी तरीके से रिप्रेजेंट्स करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ECG। तो ECG का डेफिनेशंस क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफिकल representations of electrical event of heart, graphical representation of electrical events of heart, इसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, ECG कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब ये ECG रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, तो एक मशीन होता है जिसमें 3 लीड लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उसी मशीन के हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा इसको और समझते हैं बच्चों। तो इसमें इन्थोवेंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें समझ में आ जाएगा कि इन्थोवेंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इवेंट, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल्स के फॉर्म में नोडल टिश्यू में स्पेशली जो चल रहा था, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट। इससे क्या होता है, एक स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है। ये स्मॉल करंट बच्चों थ्रू बॉडी फ्लूइड कहाँ पे आ जाता है, बॉडी सरफेस पे आ जाता है। और बॉडी सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लेस्ड
इलेक्ट्रिकल लीड्स ये क्या करता है, मैंने करंट को रिसीव करने के काम करता है। इलेक्ट्रिकल लीड्स प्लेस करेंगे, ठीक है ना, प्लेस्ड इलेक्ट्रिकल लीड्स ऑन द बॉडी सरफेस। और इस तरह से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से ECG रिकॉर्ड कर लेंगे, ECG रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये जो ECG मशीन्स होता है बच्चों, वो इसी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को ग्राफिकल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। मतलब एक इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है, उसको ग्राफिकल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स कर देता है, ठीक है। अब बच्चों ये हम जो इलेक्ट्रिकल लीड्स है इसको प्लेस्ड कहाँ करेंगे, तो इसको प्लेस करने के लिए एंथवन ने एक बनाया था, एंथवन्स ट्रायंगल्स, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल्स, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लीड को प्लेस करते हैं तुम्हारा। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जिसमें से 3 लीड दिख रहा हम लोगों को। ये हो गया लीड 1, ये हो गया लीड 2 और ये हो गया बच्चों लीड 3। सारे लीड्स में बच्चों क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है, तो एक टर्मिनल में पॉजिटिव और एक टर्मिनल पे नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब देखो लीड 1 का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, लीड 2 का ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स, इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है। बट अब ये कहाँ पे प्लेस्ड कहाँ गया है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना, ये ट्रायंगल्स ऐसे बनता है बच्चों, ये वाला दिख रहा होगा हाथ, तो ये लेफ्ट राइट रिस्ट पे और एक लेफ्ट लेग पे नीचे यहाँ पे लगाना होता है तुम्हारा। तो ये एक ह्यूमंस का इस तरह से बॉडी, तो इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बन जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लेफ्ट लेग, ठीक है, लेफ्ट लेग। तो ये जगह है जहाँ पे इस लीड को प्लेस करना होता है, और इस प्लेसिंग के वजह से एक ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है जो एंथरमेंस ट्रायंगल्स कहलाता है। और इसी के बेसिस पे बच्चों जो ग्राफ बनेगा वेव के फॉर्म में, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो ECG है उसमें इसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ECG को फॉर्म किया जाता है डिफरेंट वेव के फॉर्म में। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वेव्स। अब ये वेव क्या है बच्चों, समझ में आ चुका होगा आई होप यहाँ तक। अब ये वेव्स क्या है, तो एक हम ग्राफ बना लेते हैं, जो ECG का ग्राफ आता है उससे हमें ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बोर्ड कर दिया साफ। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, देखना एक एक करके। ये P वेव हो गया, ठीक है, ये एक ECG का ग्राफ है, इसको समझो। एंड देन इसी पे सारा चीज़ यहाँ पे है बच्चों, डिपेंड है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है आपका P वेव, नाम लिख देते हैं सबका पहले, ये है P वेव, Q R S, और ये बच्चों T वेव, ये वापस से P आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ तो यहीं तक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ से तक लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, ये सारे चीज़ें घटनाएं, हर घटनाओं को एकदम अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पे क्या घट रही है तुम्हारा इसमें बच्चों। तो P से लेके इस वेव तक हम जाते हैं बच्चों, तो ये जो ग्राफ बताता है, ठीक है, ये बताता है कि P वेव रिप्रेजेंट ही करता है तुम्हारा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पे ऐसे नोड में बना है। तो ऐसे नोड्स का जो एक्शन पोटेंशियल्स होता है एट्रिया के वॉल पे जाएगा, तो एट्रिया में क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल को, रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल्स को। उसके बाद तुरंत बाद बच्चों ये जो ग्राफ है, ये वेव जो है अब वो कहाँ पहुँच गया, PQ
QRS पे, QR कॉम्प्लेक्स में। तो QR कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स करता है तुम्हारा, अब ये जो वेव है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स है वो पहुंच चुका है वेंटिकल्स के वाल में, तो वेंटिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग बच्चों कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, तो ये वेंटिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेनवाइल जैसे यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल चल रहा है बच्चों, तो इसके साथ यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे वेंटिकुलर डायस्टोल्स, और यहाँ पे क्या चल रहा होगा बच्चों, एट्रियल डायस्टोल्स। अच्छा ठीक है, एट्रियल डायस्टोल्स। एंड यहाँ से ये वाला ग्राफ अगर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, पी वेव तक वापस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वापस तक देख लेते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इसके आगे वाला पार्ट जो है बच्चों, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल टाइम ले लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इस P से T तक आने में, तो ये 0.6 सेकेंड है बच्चों। मतलब अब इसके अभी इसमें टाइम कितना बचा हुआ है, अभी टाइम बचा हुआ 0.2 सेकेंड्स बचा हुआ है। तो इस T से P तक जाने में बच्चों ये 0.2 सेकेंड्स का टाइम और लगेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोबारा दूसरा वेव स्टार्ट होने में, ठीक है ना। तो 0.2, तो 0.8 पूरा सेकेंड्स का था ना, एक कार्डियक साइकिल्स, तो पूरा एक कार्डियक साइकिल्स यहाँ तक कवर हो जाता है। मेनवाइल यहाँ पे भी जान लो क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एट्रिया जो वेंटिकल्स है बच्चों, वेंटिकल्स वो डायस्टोल में घुस गया है, और यहाँ पे साथ में और भी क्या चल रहा है, तो साथ में तुम्हारा यहाँ पे बच्चों अभी भी आपका एट्रिया डायस्टोल्स में ही होगा, यहाँ पे भी एट्रियल डायस्टोल्स में होगा तुम्हारा, ठीक है ना, एट्रियल डायस्टोल्स में चल रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये ग्राफ है, इसको एकदम अच्छे से जैसे बताया वैसे ही याद करो, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें अब एक एक वेव क्या रिप्रेजेंट्स करता है उसको, उसका डिस्कशंस कर लेते हैं बच्चों हम लोग कि एक एक वेव क्या कर रहा होता है तुम्हारा इसमें। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब आ जाओ यहाँ पे बच्चों कि अब ये पी वेव क्या बता रहा, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा, और टी वेव क्या बता रहा। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा हम लोगों को, और इसको 1 बाय 1 करके लिखते चलते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, लिखते भी। ग्राफ को हटाऊं उससे पहले कुछ और भी चीज़ें बच्चों इस ग्राफ में है, उसको देख लो थोड़ा बच्चों। अगर हम इस टाइम से चलते हैं जहाँ से पी वेव स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका Q जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है बच्चों PQ इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, जो कि बच्चों 0.16 सेकेंड के लिए चलता है। और ये जहाँ से ST सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से अगर यहाँ तक का ग्राफ अगर हम देखते हैं, दैट मीन्स इस Q से इस T वेव तक चलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं QT सेगमेंट्स, QT इंटरवल, इंटरवल्स। तो ये बच्चों 0.35 से लेके 0.45 तक यहाँ पे सेकेंड्स के लिए ये ग्राफ इसमें आपका रहता है। मेनवाइल इस पॉइंट से चलो जहाँ पे एस है, और इसको, तो इसको बोला जाता है ST सेगमेंट कह सकते हैं, ST सेगमेंट्स कहते हैं बच्चों, दिख रहा होगा आई थिंक, ये है ST सेगमेंट्स। इन सब का एनालिसिस हम लोगों को एक एक करके करना है बच्चों। तो पहले मैं PQRST इस वेव का मतलब समझा देते, देन उसके बाद इसमें हम लोग एबनॉर्मल कंडीशंस को भी देखेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। इस ग्राफ को मैं हटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है ज़्यादा। अब एक एक करके घटनाएं जो थी उन सबको हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे था बच्चों P वेव। P वेव क्या रिप्रेजेंट्स करता है बच्चों, तो P वेव पता है SA नोड में डीपोलराइजेशंस को रिप्रेजेंट्स करता है। तो दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट्स करता है एट्रिया के वाल में एट्रियल डीपोलराइजेशंस, डीपोलराइजेशंस को बच्चों तुम चाहे तो एक्साइटेशंस भी कह सकते हो कि एट्रियल वाल जो होता है वो एक्साइटेड हो गया है। तो इसके तुरंत बाद क्या होगा, दैट फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया में क्या होगा बच्चों,
कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस। तुरंत नहीं होगा, पहले डिपोलराइजेशन होगा एंड देन उसके जस्ट एकदम फ्यू सेकेंड्स के बाद, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम सिस्टोल्स कहते हैं। अब ये ऐसे नोड से सिग्नल्स जो है बच्चों कहाँ पहुँच जाएगा, एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिश, और बंडल ऑफ हिश से वेंटिकल्स के वॉल पे पहुँच जाएगा। मतलब अब किसका नंबर है, वेंटिकल्स का, कॉन्ट्रैक्शंस का। तो अब दूसरा जो बच्चों यहाँ पे है हम लोगों का, वो है आपका पी तो हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको, या वेव बोल सकते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स से लिख के चलते हैं, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा कि अब जो वेंटिकल्स का वाल है उसमें डिपोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशंस, या उसी को हमने क्या बोला बच्चों, एक्साइटेशन बोल दो, एक्साइटेशंस बोल दो, एक्साइटेड हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद क्या होगा तुम्हारा, दैट फॉलोड बाय, क्या करेगा, दैट्स फॉलोड बाय आपका वेंटिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो फॉलोड बाय वेंटिकुलर सिस्टोल, वेंटिकुलर सिस्टोल, मतलब यहाँ पे अब वेंटिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट्स करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। एक नेक्स्ट बच गया तुम्हारा इसमें बच्चों, आपका लास्ट है इसमें कौन सा, टी वेव बचा था, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हम लोग टी वेव में। तो टी वेव में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि टी वेव तक पहुँचते पहुँचते अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस पीरियड है, सिस्टोलिक पीरियड है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ख़त्म नहीं होता, मतलब ख़त्म होने का इंडिकेशंस हो जाता है। तो दैट मीन्स अब क्या होगा बच्चों कि अब उस केसेस में तुम्हारा जो वेंटिकल्स का वॉल है वो रीपोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशंस, वेंटिकुलर रीपोलराइजेशंस। तो अब वेंटिकल्स का वॉल क्या हो गया, रीपोलराइज्ड हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। बट इसमें ध्यान में रखना है बच्चों कि वेंटिकल्स के वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो टी वेव तक चलेगा, ऐसा नहीं कि टी वेव के पहले ख़त्म हो जाएगा, पूरा टिल टी वेव तक यहाँ पे वेंटिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस चलता रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है बच्चों वेंटिकुलर जो सिस्टोल है कंटिन्यूड टिल टी वेव, कंटिन्यू टिल टी वेव तक कंटिन्यू रहता है। तो दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं टी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, कि टी वेव इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं टी वेव क्या कर रहा है, इंडिकेट एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब टी वेव तक आते आते सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब वो तुम्हारा ऑब्वियसली वेंटिकुलर था क्योंकि एट्रियल तो पहले ही खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ये घटनाएं घट रही बच्चों, इसमें जो वेव है वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है। अब आ जाते हैं कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस को, ठीक है। अब इसी ग्राफ को देख के डॉक्टर जो बच्चों कैसे एबनॉर्मल कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेव में क्या प्रॉब्लम होता है और उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला जो केस है जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ में अगर मान लो ग्राफ में पी वेव ना दिखे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से फ्लैट हो गया, फिर ये क्यू आर एस टी और ये आपका टी वेव के फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पी वेव आपका अपसेंट है। तो पी वेव अपसेंट जो है बच्चों यहाँ पे दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद द एस ए नोड। हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चों क्या हो गया है कि एस ए नोड जो है, ठीक है, एस ए नोड जो है वो क्या है बच्चों यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया है। इस केस में जो हार्ट रेट होगा बच्चों, हार्ट रेट जो होता है वो हो जाता है स्लो, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ठीक है, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। आई बात समझ में, अगर पी वेव नहीं है तो। एक दूसरा सिचुएशन है बच्चों इसमें, ठीक है ना,
दूसरा सिचुएशन है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? अगर मान लो हार्ट रेट स्लो हो गया है, ठीक है ना, ब्रेदिरिदमिया बोला जाता है इसमें, अगर प्रॉब्लम है तो इस केस में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा है बच्चों एक सिंड्रोम ही है, उसमें एक ऐसा ग्राफ बनेगा, हम लोग देखते हैं। अगर मान लो ए भी, जैसे यहाँ पे ऐसे नोड ब्लॉक था, तो ए भी नोड अगर ब्लॉक हो जाए, तो इससे जो बीमारी होता है बच्चों, इसको स्टॉक एडम सिंड्रोम्स हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? स्टॉक एडम सिंड्रोम्स कहते हैं, स्टॉक एडम सिंड्रोम्स। तो ए भी अगर नोड ब्लॉक है बच्चों, तो दैट मीन्स यहाँ पे वेंटिकल्स के वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, वेंटिकल्स के वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बोला कि एकदम नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें कि वहाँ तक वेंटिकल तक सिग्नल जो है ऐसे नोड वाला सिग्नल्स वो पहुँचाने वाला। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे नोड से जो सिग्नल बना था वो आएगा ए भी नोड, और ए भी नोड से सिग्नल जो बच्चों कहाँ जाता है तुम्हारा, बंडल ऑफ हिट्स तक जाता था, और बंडल ऑफ हिट्स से कहाँ जाएगा, वेंटिकल्स के वॉल में चला जाता था। जो ऐसे नोड बच्चों ये 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से क्या करता था तुम्हारा, मिनट के हिसाब से ये तो क्या करता, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता था तुम्हारा, वेव प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये जो सिग्नल है, ये वेव जो है ये आगे जाएगा ही नहीं तुम्हारा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो इस केस में जो बंडल ऑफ हिट्स है बच्चों, तो ये जो वेव जनरेट करेगा, जो इम्पल्स जनरेट करेगा, उसी से इसका काम चलेगा। तो ये करीब करीब बच्चों 25 से इस तरह से 35 के आसपास, यहाँ पे 25 to 35 टाइम्स इसमें आपका टाइम पर मिनट के हिसाब से ये वेव जनरेट करता है। तो अगर हम बच्चों क्या करें, इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, ये 72 और ये कहाँ पे 35 भी अगर इवन ले लेते हैं, तो इनके बीच में बच्चों 1:3 का रेशियो है तुम्हारा, 1:3 के बीच में रेशियो, मतलब ये 3 टाइम्स स्लो है तुम्हारा, क्या है, 3 टाइम्स स्लो है, या कह सकते हैं ऐसे नोड क्या है, 3 टाइम फास्ट है। तो इस केस में बच्चों जब वेव बनेगा तो उसमें ऐसे नोड के वजह से क्या बनता था, पी वेव बनता था। तो यहाँ पे बच्चों पी वेव जो है वो 3 बार बन जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं, ये 1 2 फिर ये 3 पी वेव बनेगा, तब जाके एक आपका QRS कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा बच्चों इस तरह से, ठीक है ना, और ये टी वेव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस केस में भी बच्चों हार्ट बहुत स्लो हो जाएगा, और इसमें तो अल्टीमेटली तुम्हारा हार्ट आगे चल के कोलैप्स भी कर सकता है, ऐसा स्लो अगर होगा तो इसमें बच्चों क्या करता जाता है, इसमें भी एक आर्टिफिशियल पेसमेकर ही हम लोग इम्प्लांट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना होता है इसको कि वेंटिकल्स के वाल पे या फिर ऑरिकुलो वेंटिकल्स के जंक्शंस पे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और इसको एक इलेक्ट्रोड से यहाँ पे जोड़ देंगे बच्चों, किसके साथ, ऐसे नोड के साथ, एक छोटा सा वायर के साथ अंदर ही हार्ट के अंदर जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये वन टाइम है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, और इम्पल्स से जो ऐसे नोड जो जनरेट करेगा वो इस वायर के थ्रू, मतलब इस पेसमेकर के थ्रू ए बी नोड के पास आ जाएगा, और ए बी नोड फिर ये वेंटिकल तक पहुँचाएगा, तो फिर हार्ट बीट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हार्ट बीट हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये 2 प्रॉब्लम हो गया। तीसरे प्रॉब्लम में चलते हैं बच्चों। अगर मान लो किसी तरह से क्या हो जाए, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाए, ठीक है ना, एसटी सेगमेंट, या एक और सिचुएशन है कि टी वेव ही फ्लैट हो जाए। तो एसटी सेगमेंट बच्चों क्या बोला इसमें, एलिवेटेड हो जाए। तीसरा हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एसटी जो सेगमेंट है वो एलिवेटेड, ठीक है ना, एलिवेटेड, या हम लोग कह सकते हैं कि क्यूआर कॉम्प्लेक्स जो है, क्यूआर सेगमेंट जो है वो भी बच्चों क्या हो जाए तुम्हारा इसमें, ये इलोंगेटेड हो रहा है। क्यूआर सेगमेंट्स क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाए इलोंगेटेड, ये भी कह सकते हैं। तो सेगमेंट एलिवेटेड का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो क्यू और एस, और ये जो टी सेगमेंट्स था ये यहाँ पर नीचे आया ही नहीं, ये यहीं पे एलिवेटेड हो गया, ऊपर ही रह गया तुम्हारा, नीचे आया नहीं। तो एस टी सेगमेंट्स अगर एलिवेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसमें उसका उल्टा पार्ट भी बना सकते हैं, तो दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे बच्चों। दूसरा हम लोग ले सकते हैं ये
अगर मान लो ST सेगमेंट बच्चों ये डिप्रेस हो जाए, ये डिप्रेस्ड हो जाए, ठीक है ना, डिप्रेस्ड हो जाए, या इसमें एक और बोल सकते हैं कि टी वेव क्या हो जाए बच्चों, फ्लैट हो जाए। तो दोनों में एक ही जैसा सिचुएशंस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या होगा तुम्हारा इसमें ST सेगमेंट्स, तो ये हो गया QR, और उसके बाद S जो सेगमेंट्स है बच्चों डिप्रेस का मतलब ये ऐसे नीचे चला गया, डिप्रेस्ड हो गया। और यहाँ पे बच्चों क्या हो गया तुम्हारा, ये जो टी वेव है ऐसे बनता था वो भी क्या हो गया है, फ्लैट हो गया तुम्हारा। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या कह सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो जैसे ST सेगमेंट एलिवेटेड है या QR सेगमेंट थोड़ा इलोंगेटेड हो गया, इनलार्ज हो गया है, तो इस केसेस में QR ये इनलार्ज हो गया तुम्हारा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था इनलार्ज हो गया। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है बच्चों की जो आपका जो हार्ट वाल है वो मरना स्टार्ट हो चुका है, मतलब वेंटिकुलर वाल हो या ट्रियल वाल हो, उसमें जो कार्डियक मसल्स है वो मर रहे हैं। तो इसको लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, ठीक है बच्चों। इन्फ्रैक्ट मतलब होता है डेथ, ठीक है ना, इन्फ्रैक्ट तो डेथ, तो डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज का होता है तुम्हारा। और ST सेगमेंट्स में आते हैं बच्चों, तो अगर ये सेगमेंट्स क्या हो रहा है, अगर डिप्रेस्ड है नीचे की तरफ, तो ये इंडिकेट करता है बच्चों कि जो कार्डियक मसल्स है दे आर गेटिंग नॉट तो गेटिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इसको क्या इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा, जो कार्डियक मसल्स है गेटिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, यहाँ पे भी मायोकार्डियल एस्थमिक एस्केमिया बोल सकते हैं, एस्केमिया, मायोकार्डियल एस्केमिया बोला जाता है, मायोकार्डियल एस्केमिया। देखो मायोकार्डियल इस्केमिया दैट मीन्स यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स है दे आर गेटिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, देन दैट विल लीड इनटू द, आगे यही क्या करेगा, दैट्स लीड इनटू द आपके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो इसको बोला जाता है मायोकार्डियल एक्सकेमिया, जिसमें क्या हो गया, ST सेगमेंट फ्लैट हो सकता है या ST सेगमेंट्स तुम्हारा डिप्रेस्ड हो गया तुम्हारा। ये अगर आगे लॉन्ग टर्म्स तक ये बना रहेगा तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपका जो कार्डियक मसल सेल्स है वो मरने लगेंगे, तो दैट मीन्स कार्डियक इन्फ्रैक्शंस। अब ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों, तो बहुत सारे रीज़न हैं। अगर मान लो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, अगर वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, जैसे फैटी डिपोजिशन हो गया या आपके स्टोनी किसी तरह का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना, या फिर कोई आपका मान लो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह क्लॉक बन जाता है तुम्हारा, तो उसके वजह से ब्लॉक हो सकता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो ब्लड सप्लाई होता है कार्डियक मसल्स में बच्चों वो कम होने लगता है, और उसके वजह से तुम्हारा ये टिश्यूज मरने लगता है तुम्हारा, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तक होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इसमें और दो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मान लो क्या हो जाए, यहाँ पे जो PR सेगमेंट है या PQ सेगमेंट्स है, इंटरवल भी बोल सकते हैं, अगर ये लंबा हो जाए, लेंथेंड हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है रूमेटिक हार्ट को या आर्थरियोस्क्लेरोसिस, मतलब जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो चुका है। और रूमेटिक हार्ट जो है बच्चों, इसमें क्या है, आपका जो आपका वाल्व है बाइकास्पिड या ट्राइकास्पिड, उसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे हार्ट क्या होता है, लीक करने लगता है, तो जो ब्लड है बच्चों वो पीछे आने लगा, मतलब एरोटिक या पल्मोनरी आर्टरीज का जो ब्लड है वो वेंटिकल्स में फील होने लगता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है बच्चों आपका कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के वजह से होता है, जैसे तुम्हारा निमोनोकोकस वगैरह है इसमें, ठीक है, उनके वजह से भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के वजह से हो सकता है। तो उस केसेस में PR और PQ जो इंटरवल है बच्चों ये लंबा हो जाता है। लास्ट एक केसेस है बच्चों जिसमें P वे भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है बच्चों इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियल वाल, मतलब एट्रियल वाल में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो इंडिकेट करता है इनलार्जमेंट ऑफ P वेव्स के वजह से इसमें इंडिकेट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ
हम लोगों ने ईसीजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सीखा हम लोगों ने बच्चों, तो इसको आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। इफ़ समथिंग इज़ लैकिंग, कुछ कमी रह गई है इस वीडियो में, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में उन चीज़ को सुधारूंगा मैं, ठीक है बच्चों। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है ना। व्हाटएवर जो आपके अलग अलग ग्रुप है उनके साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करने के लिए तो बोल ही दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।